हेलो एंड वेलकम टू द साइंस क्लास। आज हम बात करेंगे यूनिवर्स के दो बहुत ही मिस्टीरियस और फैसिनेटिंग टॉपिक्स के बारे में, जो कि हमें यूनिवर्स की मिस्ट्रीज को समझाने में काफ़ी हेल्प करते हैं। कैसे दोनों फोर्सेस हमारे यूनिवर्स को सेव कर रही हैं और कैसे इन दोनों चीज़ों के बिना हमारा यूनिवर्स वैसे एग्जिस्ट नहीं कर सकता जैसा वह आज है। डार्क एनर्जी एंड डार्क मैटर। तो सबसे पहले एक सिंपल से सवाल से शुरुआत करते हैं। यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा क्या है? आप कहेंगे स्टार्स, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज, राइट। बट शॉकिंगली जो हम देखते हैं वो पूरे यूनिवर्स का 5% है और बाकी का बचा हुआ 95% है डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी, जिसमें रफली 27% डार्क मैटर है और रिमेनिंग 68% डार्क एनर्जी। ये जो 95% हमसे छुपा हुआ है वो हमारी पहुंच से बाहर है, मतलब ना तो हम उन्हें देख सकते हैं और ना ही किसी भी इंस्ट्रूमेंट की मदद से ऑब्जर्व। तो चलिए शुरू से समझते हैं डार्क एनर्जी और डार्क मैटर की कहानी को। जब साइंटिस्ट एडविन हबल गैलेक्सीज के मोशन को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि सारी गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही थी और इनके दूर जाने की स्पीड कांस्टेंट नहीं थी, वो लगातार बढ़ती जा रही थी। इसका मतलब कोई ना कोई इनविजिबल फोर्स है जो गैलेक्सीज को एक दूसरे से दूर ढकेल रही थी। और सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि इतनी स्पीड से दूर जाती हुई गैलेक्सीज को अपने मास के हिसाब से बिखर जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है। और साइंटिस्ट एडविन हबल इसे देखकर काफ़ी चिंता में चले जाते हैं और इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि स्पेस में कोई ना कोई ऐसा मैटर है या एनर्जी है जो गैलेक्सीज के मास और ग्रेविटी को इन्फ्लुएंस कर रही है। तो पहले बात करते हैं डार्क मैटर की। डार्क मैटर एक ऐसी चीज़ है जो हमारे आसपास तो है लेकिन हमें दिखाई नहीं देती। ये ना ही लाइट एमिट करती है और ना ही एब्जॉर्ब, और इसीलिए इसे डायरेक्टली ऑब्जर्व कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो डार्क मैटर के बिना कोमा क्लस्टर यानी गैलेक्सीज का झुंड अपनी ही ग्रेविटी के कारण अपने आप में ही कोलैप्स कर जाता और वहीं सारी गैलेक्सीज का चैप्टर खत्म हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि डार्क मैटर स्पेस में ग्रेविटेशनल पुल को एनहेंस करता है, जैसे गैलेक्सीज अपने आप में कोलैप्स नहीं करती। तो क्वेश्चन आता है, अगर हमें डार्क मैटर डायरेक्टली दिखाई नहीं देता तो उसके एग्जिस्टेंस का पता कैसे चला? यहाँ ग्रेविटी हमें हेल्प करती है। जब साइंटिस्ट ने गैलेक्सीज के रोटेशन कर्व्स स्टडी किए, उन्होंने देखा कि स्टार्स और प्लैनेट्स हैं उनकी स्पीड सेंट्रल मास के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन उस एक्स्ट्रा मास का सोर्स कोई विजुअल मैटर नहीं था। मतलब जितनी स्पीड से गैलेक्सीज के अंदर के स्टार्स और प्लैनेट्स मूव कर रहे थे उनकी स्पीड उनके विजुअल मास के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा थी, और अगर वहाँ सिर्फ विजुअल मास होता तो उतनी स्पीड में घूमती हुई गैलेक्सीज को उस मास के हिसाब से बिखर जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये गैलेक्सीज इकट्ठी थी। इतनी सारी ऑब्जर्वेशंस को देखकर साइंटिस्ट कंक्लूड करते हैं कि स्पेस में कोई ना कोई ऐसा मास है जो गैलेक्सीज को इकट्ठा रखता है और अपनी ग्रेविटेशनल पुल से स्पेस के विजुअल मैटर को इफेक्ट करता है, और इसी मिस्टीरियस मैटर को हम डार्क मैटर कहते हैं। अब बात करते हैं डार्क एनर्जी की, जो और भी ज़्यादा मिस्टीरियस है। आपको याद होगा हमने स्कूल में पढ़ा था कि यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है, लेकिन 1998 में साइंटिस्ट को एक और शॉकिंग चीज़ के बारे में पता चला। यूनिवर्स के एक्सपेंशन की स्पीड स्लो नहीं थी और ना ही कांस्टेंट, वो लगातार एक्सेलरेट हो रही थी, और इसी एक्सेलरेशन के लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है उसे ही डार्क एनर्जी का नाम दिया गया। डार्क एनर्जी यूनिवर्स का अराउंड 68% है, जो बेसिकली स्पेस के अंदर इनहेरेंट होती है। जैसे जैसे स्पेस एक्सपेंड होता है डार्क एनर्जी भी ज़्यादा होती जाती है। ये बिल्कुल अपोजिट काम करती है डार्क मैटर के, जो कि ग्रेविटेशनल पुल को एनहेंस करता है, जबकि डार्क एनर्जी यूनिवर्स को एक्सपेंड करती है। तो अब सवाल आता है, डार्क एनर्जी और डार्क मैटर क्या है? इसके बारे में काफ़ी थ्योरीज हैं। जैसे डार्क मैटर के लिए एक पॉपुलर थ्योरी है विम्प्स, वीकली इंटरेक्टिंग मैसिव पार्टिकल्स। ये पार्टिकल्स हमारे रेगुलर मैटर के साथ इंटरेक्ट नहीं करते, ये सिर्फ ग्रेविटी के थ्रू इंटरेक्ट करते हैं। डार्क एनर्जी के लिए एक पॉपुलर थ्योरी ये है कि ये वैक्यूम एनर्जी है जो स्पेस टाइम फैब्रिक में इनहेरेंट होती है। आज से कई दशकों पहले आइंस्टीन ने अपनी इक्वेशन में कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट का जिक्र किया था, और यही कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट बाद में डार्क एनर्जी कहलाया। लेकिन अभी तक ये सिर्फ थ्योरीज हैं। साइंटिस्ट अभी तक इनका डायरेक्ट एविडेंस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये सब तो ठीक है, लेकिन इसका हमारे लिए क्या मतलब है? मतलब नहीं, बहुत बड़ा मतलब। अगर हम कैसे भी डार्क एनर्जी को समझ पाते हैं तो हम कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जान सकते हैं जिन्हें अभी के टाइम में समझना इम्पॉसिबल है, जैसे कि यूनिवर्स का ओरिजिन, उसका स्ट्रक्चर, उसका बिहेवियर, वो कैसे और कब डिस्ट्रॉय होगा। ये सब डार्क एनर्जी के बिहेवियर पर डिपेंड करता है। और अगर डार्क एनर्जी की पावर बढ़ती गई तो एक दिन यूनिवर्स इतना एक्सपेंड हो जाएगा कि सब कुछ इंक्लूडिंग गैलेक्सीज, स्टार्स, प्लैनेट्स एंड इवन एटम्स भी डिसॉल्व हो जाएंगे। और इसी थ्योरीज को कहते हैं द बिग रिप थ्योरी। और इसी थ्योरी के अपोजिट है द बिग क्रंच थ्योरी, जिसमें डार्क मैटर डोमिनेट करता है। यूनिवर्स के एक्सपेंशन को रिवर्स करके कोलैप्स भी करा सकता है। दोनों ही थ्योरीज काफ़ी माइंड ब्लोइंग है, और इन्हीं स्टडीज़ को समझना डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की स्टडी को क्रूशियल बनाता है। तो दोस्तों, ये था डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का एक्सप्लेनेशन।